कराची में दौरानी डकैती कत्ल किए गए सहाफ़ी अतर मतीन के कातिल 28 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं किए जा सके। कत्ल केस में मुलजिमान के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल का मालिक हिरासत में ले लिया गया था, उसे तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया है। ज़ेरे हिरासत शख्स ने बताया है कि वो 2018 में मोटरसाइकिल फरोख्त कर चुका है। इसके शवाहिद भी उसने पेश कर दिए। पुलिस का कहना है कि महकमा एक्साइज रिकॉर्ड की मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। अतर मतीन को गुज़श्ता रोज़ डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया था। कराची में दौरान डकैती कत्ल किए गए सहाफ़ी अतर मतीन के कातिल 28 घंटे गुजर जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। कत्ल केस में मुल्ज़िमान के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल का मालिक हिरासत में ले लिया गया था, इसे तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया है। कराची में सहाफ़ी अतर मतीन की नमाज जनाज़ा ज़ोहर की नमाज के बाद सदीक़ अकबर मस्जिद क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा की जाएगी। तदफीन यासीनाबाद कब्रिस्तान में की जाएगी। कराची वालों के लिए साल 2022 खतरनाक तरीन साल बन गया है। सिर्फ एक माह और 18 रोज में 11 अफराद डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हुए, 70 शहरी जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में एक सहाफ़ी, प्रॉपर्टी डीलर, दुल्हा, पुलिस एहलकार, हाफिज़ कुरान भी शामिल हैं। कराची के कौन कौन से इलाकों में ये वाक़यात रूनुमा हुए, उनकी तफसीलात हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने थानेदारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कारकर्दगी ना दिखाने वाले थानेदारों को ओहदे से हटा दिया जाएगा। SHOs की परफॉर्मेंस की जांच शुरू कर दी गई है। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फौरी मुकदमा दर्ज ना करने वाले SHOs के खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुलाम नबी मेमन के मुताबिक मुनशियात के आदी अफराद नशे के हुसूल के लिए वारदातें करते हैं, उनके इलाज और बहाली के मराकज़ का कयाम नागुज़ीर है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुकूमत और पुलिस ऑफिसर्स का ये कह देना काफ़ी नहीं कि कराची बड़ा शहर है, इसलिए जराइम की शरह ज़्यादा है। इस वक्त हमारे साथ कराची में न्यू न्यूज़ के ब्यूरो चीफ AH खानज़ादा साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। खानज़ादा साहब, आपने कई दिहाइयों तक कराची में क्राइम को कवर किया है और आपके नज़दीक स्ट्रीट क्राइम्स अभी तक क्यों नहीं रुक पा रहे, वजूहात क्या हैं? भाई देखिए, कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है और दीगर शहरों में जो स्ट्रीट क्राइम है, उसके कोई एक सबब नहीं है, उसके कई वजूहात हैं। कराची में ये जो स्ट्रीट क्राइम है ये कम होता है तो ज़्यादा इसलिए नज़र आता है कि कराची बड़ा शहर है, कराची की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है, कराची के रहने वाले निस्बतन पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, कराची में मीडिया है और कराची एक बैनुल अक़वामी शहर है। अब आइए उस नुक्ते की तरफ कि इसमें असबाब क्या हैं। देखिए, इसके मल्टीपल असबाब हैं। महंगाई इसका सबसे बड़ा सबब है, बेरोज़गारी इसका सबसे बड़ा सबब है, मुनशियात इसका सबसे बड़ा सबब है, जुए खाने और जो जराइम की जो आमाजगाह हैं। देखिए, ये पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन पूरी दुनिया में इस मसले को संजीदगी से हल किया जाता है। हमारे यहाँ इस मसले को संजीदगी से कभी लिया ही नहीं गया। भाई देखिए, जो जराइम पेशा अफराद हैं वो तो जुर्म करने निकले हैं, लेकिन जो जराइम की रोकथाम करने वाले लोग हैं उन्हें भी संजीदगी से और पूरी दियानतदारी से और पूरे इखलास के साथ अपना काम करना चाहिए। लेकिन जब हम दोनों तरफ का जायज़ा लेते हैं तो हमें जो जराइम पेशा अफराद हैं वो ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं और जो जराइम की रोकथाम करने वाले लोग हैं वो कम संजीदा नज़र आते हैं, जिसका नतीजा जो कानून पसंद शहरी हैं, जो गरीब और अमीर अवाम हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, अभी आपने जो जिक्र किया, मुआशरे का हर तबका जो है वो उन जराइम पेशा अफराद का निशाना बनता है। साल 2022 के पहले 50 रोज़ में जी 8,000 से ज़ायद वारदातें डकैती, रहज़नी और सरक़ा बिलजबर की हो चुकी हैं। 8,000 से ज़ायद वारदातों में 15 शहरी अपनी जानों से गए हैं और 4 पुलिस एहलकारों समेत 81 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये वो वाक़यात हैं जो बाकायदा थानों में, पुलिस में, हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए हैं और जो किसी वजह से रिपोर्ट नहीं हो सके वो अलग है। इसके अलावा एक और चीज़ है, मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं, घरों में घुस के डाके मारे गए हैं, ख़वातीन के साथ बेहुरमती के वाक़यात हुए हैं। ये सारे वाक़यात
سوال یہ ہے کہ جو انسداد جرائم کرنے والے لوگ ہیں وہ جرم کرنے والوں کے مقابلے میں کم سنجیدہ ہیں. اچھا کہیں کم سنجیدگی نظر آتی ہے, کہیں ان کے وسائل کی کمی نظر آتی ہے, کہیں ان میں سیاسی پولیٹیکل موٹیویشن اور پولیٹیکل ڈس موٹیویشن نظر آتی ہے. کراچی کے لوگ یعنی 2022 کے پہلے 50 روز میں جن عذاب سے گزرے ہیں, آپ اس ماں سے اور اس بہن سے پوچھئے جن کا ایک دن پہلے شادی ہونے والا بھائی اور بیٹا ان کے سامنے گھر کی دہلیز پہ مارا گیا, اس خاندان سے پوچھئے جس کا حافظ قرآن جو ہے وہ سر عام اور سر شام قتل ہو گیا. یہ جو ہمارے اطہر متین صاحب جو ہیں, یہ تو ڈاکوؤں کا نشانہ نہیں تھے, یہ تو ایک لٹنے والے شہری کی مدد کر رہے تھے, نشانہ بن گئے. اچھا پھر نشانہ بننے کے بعد پولیس حرکت میں آئی, عوام حرکت میں آئی, سیاسی جماعتیں حرکت میں آئی. اس کے 12 گھنٹے کے بعد گلشن اقبال میں ایک اور واردات ہو گئی. مسلح ڈاکو ایک بیکری میں داخل ہوئے اور مزاحمت کرنے پر سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر کے فرار ہو گئے. لوٹ مار کا اور فائرنگ کا یہ سلسلہ دیکھیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ اطہر متین کی شہادت ہوئی ہے, جی اس جگہ پر جو مقامی یعنی ضلع وسطی کے کچھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے طور پر ایک نیبرہڈ کے نام سے ایک سماجی رابطہ آپس میں کیا ہے. خانزادہ اور صاحب وہ آپ ہمارے ساتھ نیبرہڈ ہی رہے والوں گا. نے کیا کراچی کیا ہے کے کہ حالات پہ آپ سے مزید بھی ہم اپڈیٹس لیں گے, بات کریں گے. اس وقت سابق سی پی ایل سی چیف احمد چنائی صاحب بھی ہمیں اسکائپ پر جوائن کیے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. احمد چنائی صاحب, کراچی میں اسٹریٹ کرائم ختم کیوں نہیں ہو پا رہے, آپ کے نزدیک اس کی کیا ریزن ہے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسٹریٹ کرائم بالکل ختم ہو جائیں گے تو کہیں بھی نہیں ہوں گے, ساری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کا بڑھنا, اس کا مستقل طور پر رہنا, اس پہ کمی نہ آنا, یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں افسوسناک بات ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اس وقت غلام نبی میمن صاحب کی شکل میں ایک نئے ایڈیشنل آئی جی آئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ڈائریکٹیوز ایشو کیے ہیں پچھلے 2 دنوں میں, وہ بہت اچھے ڈائریکٹیوز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے تھانے لیول پر جو ہے وہ ایس ایچ او کو رسپانسبل بنایا ہے. اور یہی بات ہم ہمیشہ کہتے آ رہے تھے کہ ہمیں اسپیشلائز یونٹس کی ضرورت بعد میں ہے. پہلے تھانے لیول پر یہ جو کلچر ہے کہ جہاں تھانے کے اندر, تھانے کی حدود میں جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں اور اس کی کوئی روک تھام کے لیے تھانے کی رسپانسبلٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی, وہ اب سامنے نظر آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے مثبت اقدام ہیں. کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے, جتنے اسٹریٹ کرائم ہوتے رہے ہیں, ظاہر ہے خانزادہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ بڑا شہر ہے, بڑا میڈیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اچھے شہر میں, سویلائز سٹی میں اسٹریٹ کرائمز کا ہونا جو ہے وہ اس شہر کی ضبط و حالی کی قوت ثبوت ہے. تو ہمیں اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے, ہمیں اپنے شہر کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے, اور یہ ساتھ میں جو نیبرہڈ کیئر پروگرام کا کانسیپٹ ہے جو بات کی ہے, اس کو بڑی طریقے سے پھیلانا ہے. سی پی ایل سی نے پہلے یہ بیڑا اٹھایا تھا, اب اس میں بہت کمی آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سی پی ایل سی اپنے طور پر جو ہم نے پہلے, جو میرے زمانے میں ہم نے 17 کے قریب شہر میں نیبرہڈ کیئر پروگرام بنائے تھے, اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ظاہر ہے جب علاقے کے لوگوں کا آپ کو اپنا پتہ ہوگا کہ ہمارے علاقے میں کون لوگ آتے ہیں, کون لوگ رہتے ہیں اور کون لوگ وارداتیں کرتے ہیں, تو پھر پولیس بھی ان کے ساتھ ہوگی. اور اس کے بعد پھر ممکن نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹ کرائم ہوتے رہیں. کراچی میں ایک واضح مثال موجود ہے کہ فیروز آباد کے علاقے میں ایک نیبرہڈ کیئر پروگرام بیسڈ ہے, وہاں پر اسٹریٹ کرائم بالکل نل ہے. اور جب تک یہ کنسیپٹ دوسرے علاقوں میں نہیں آیا, چاہے چھوٹے علاقے ہوں چاہے بڑے علاقے ہوں, یہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ہوتے رہیں گے اور ہم روز اسی طرح بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے, جس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. ہمیں پرو ایکٹیو طور پہ ناشرف شہر کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے, نیبرہڈ کیئر پروگرام بنانا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھانوں کو ایکٹیو کرنا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ مل کر اس شہر کو جو ہے وہ بہتر طور پہ اسٹریٹ کرائم فری بنا سکتی ہیں. چوتھا ایک اہم کام یہ ہے کہ غلام نبی میمن صاحب کو اب یہ چاہیے کہ شہر کے تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول پولیس, رینجرز, جوڈیشری, سول سوسائٹی اور بیوروکریسی, ان سب کو بٹھا کر اسے ایک مثبت حل تلاش کرنے کی بات کریں, اور ہم سب بیٹھ کر جو ہے وہ شہر کی بہتری کے لیے ان کو اچھے مفید مشورے دیں, اور اس میں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, کوآپریشن کریں کہ کس طرح ہم اس شہر کو جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم سے نجات دلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایچ خانزادہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی, اور
ये भी एक बात बड़ी काबिल गौर है कि मुख्तलिफ तरह के तरीक़े वारदात चिनाई इस्तेमाल साहब, होते रहे। जी, मेरा सवाल आपसे एच खानज़ादा साहब कि मुख्तलिफ तरह के तरीक़े वारदात इस्तेमाल होते रहे, जिस तरह से गिरोह देखिए, की शक्ल में भी मैं घरों को इसमें एक लूटा चीज गया। ऐड करना जी, चाहूंगा। जी 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 करें ऐड। मैं आपसे ये जो अहमद चिनाई ने नेबरहुड की बात की है, मैं इसको आगे इसलिए बढ़ाना चाहता हूं कि देखिए, ये जो मुल्जिमान थे जिन्होंने अतहर मतीन को कत्ल किया और फरार हो गए और 20 मिनट तक पैदल भागते रहे, इनको शनाख्त किया जा सकता था, इनकी मोटरसाइकिल शनाख्त की जा सकती अगर नेबरहुड का कमांड एंड कंट्रोल एक्टिव होता। मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि इस वारदात से सिर्फ 5 या 6 मिनट पहले नॉर्थ नाजिमाबाद के नेबरहुड का जो सिस्टम है या जहां से उसे मॉनिटर किया जाता है, वहां की बिजली चली गई। अब जब बिजली चली गई तो वो जो नेबरहुड का जो सिस्टम है वो नाकारा हो गया। देखिए, अगर अतहर मतीन को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को फौरी तौर पर कानून की गिरफ्त में लाया जा सकता था अगर नेबरहुड का वो जो सिस्टम है या जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कारआमद होता। जब पुलिस वहाँ गई, हमें वो सीसीटीवी फुटेजेस तो मिलते हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए, लेकिन जो नेबरहुड का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए कि ऐन वक्त पे बिजली चली गई। अब बिजली चली गई या बंद कर दी गई, ये एक अलग मामला है। जी, ये अहमद चिनाई साहब ने जो कहा है कि स्टेक होल्डर, अब आइए एक और स्टेक होल्डर्स की बात मैं करता हूँ कि वफाकी हुकूमत सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल रही है, सूबाई हुकूमत सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल रही है, सियासतदान एक दूसरे को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। देखिए, आम तौर पर कराची का शहरी जो है इसका निशाना बन रहा है। इसको आमियाना गुफ्तगू में ये कह सकते हैं कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत अपने अपने मफादात के लिए कराची की गाय और कराची की बकरी ज़िबा करने में बज़िद है। हिज़्ब इख्तिलाफ हिज़्ब इख्तिदार को और हिज़्ब इख्तिदार हिज़्ब इख्तिलाफ को। आप देखिए, वज़ीर आज़म से लेके PTI के तमाम लोगों ने सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की मजम्मत की है और ख़ुद इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ जो कुछ कर रहे हैं उसका कोई तज़किरा नहीं करता। सही। एक सहाफ़ी भाई इतने हमदर्द है सहाफ़ियों के, तो इस्लामाबाद में भी सहाफ़ियों के हमदर्द हो और कराची में भी हमदर्द हो। ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है, यानी वो उसको इल्ज़ाम दे रहे हैं, वो उसको इल्ज़ाम दे रहे हैं। कराची के शहरियों की हमदर्दी कोई नहीं कर रहा। और ये जो चिनाई साहब ने कहा है कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें शहरी भी है, जिसमें ताजिर भी हैं, जिसमें सहाफ़ी भी है, जिसमें अदीब भी है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे, रेंजर्स भी शामिल है, इंटेलिजेंस भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, ये मरबूत हिकमत अमली जब तक तैयार नहीं करेंगे, जब तक, देखिए, क्रिमिनल तो अपने काम से निकलता है और क्रिमिनल को, अच्छा, एक और अहम बात यह है कि पुलिस ने जिन क्रिमिनल्स को काउंटर किया है, जिन क्रिमिनल्स को रोका है, वो मुबैना पुलिस मुकाबले हो गए, उसमें इबाहम पाया जाता है, उसमें सही जराइम पेशा अफराद है कि नहीं है। की जरूरत है। तमाम तरह हालात को कंट्रोल करने के लिए वफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना होगा, सूबाई हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना होगा और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है हर शहरी का ये बुनियादी हक है और इनको मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया खानज़ादा साहब आपके वक्त के लिए भी, और अहमद चिनाई साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। सहाफ़ी अतहर मतीन की नागहानी मौत ने कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवालिया निशान लगा दिए। एंकर पर्सन तारिक मतीन ने अपने छोटे भाई अतहर मतीन के कत्ल पर अपने जज्बात को अल्फाज में कैसे बयान किया, आइए देखते हैं। शहर के बीचों बीच सड़क पर सुरमई रंग की कार खड़ी है। कार के अंदर लाश पड़ी है। लाश का सीना चाक हुआ है। फूल सा लड़का खाक हुआ है। लाश मगर कुछ बोल रही है। राज ये हम पे खोल रही है। चोर लुटेरे राज करेंगे, हम सबको मोहताज करेंगे। इनकी जेब में है रख वाले, वर्दी आधी मन पूरे काले। लाश ये हमसे बोल रही है, राज ये हम पे खोल रही है। रखवाली की मौत हुई है, आज हुकूमत फौत हुई है।
वेलकम बैक। अहम खबर है, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी की जा रही है। बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। नेपरा 28 फरवरी को दरखास्त पर समाअत करेगा। दरखास्त जनवरी 2022 की माहाना फ्यूल चार्जेस एडमिनिस्ट्रेशन की मद में दायर की गई है। इसी पर डिटेल्स देंगे रियाज तहीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज। जी, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने तमाम डिस्पोज के लिए जनवरी 2022 की माहाना इन्वेस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर की है, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि बिजली की कीमतों में 6 रुपए फी यूनिट इजाफे की इजाजत दी जाए। जिसकी वजह यह बताई गई है कि उनकी जो पैदावारी लागत है वो फर्नेस ऑयल महंगा होने की वजह से बढ़ गई है, और इसके साथ साथ जो दीगर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है बिजली की पैदा करने के, उनकी भी लागत बढ़ी है, जिसकी वजह से जो अखराजात बढ़ गए हैं। इसलिए बिजली की कीमतों में 6 रुपए फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ है। नेपरा ने 28 फरवरी को अवामी समाअत के लिए दरखास्त मुकर्रर करने का फैसला किया है। नेपरा 28 फरवरी को दरखास्त पर समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में तब्दीली का फैसला। नए ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। विफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। पेशावर की मोहम्मद उस्मान आंखों की रोशनी से महरूम हैं, लेकिन हिम्मत, लगन और शौक की वजह से दूसरे लोगों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। वो किस तरह से ये काम कर रहे हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। जमील खान की रिपोर्ट। पेशावर के हाफिज मोहम्मद उस्मान खुद तो आंखों से महरूम हैं, लेकिन हिम्मत और लगन साथ लेकर दूसरों को इल्म की रोशनी से मनव्वर करते हैं। मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मेहनत करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। मोहम्मद उस्मान स्कूल में बच्चों की डिसिप्लिन चेक करने के साथ बेहतरीन नातखानी भी करते हैं। हाफिज उस्मान साहब हमारे साथ यहाँ पर टीचर है, ये हमारे बच्चों को हिफ्जुल कुरान पढ़ाते हैं। एक बहुत अच्छा आदमी है। हाफिज मोहम्मद उस्मान कहते हैं इनकी ख्वाहिश है कि खुसूसी अफराद दूसरों का मुख्ताज रहने की बजाय अपनी मेहनत की बुनियाद पर मुकाम बनाएं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ जमील खान, नियो न्यूज़, पेशावर। गिलगित बल्तिस्तान में बच्चों ने अपनी ही मौसीकी की महफिल सजा ली। जैसा समझ आया वैसा गा लिया, जैसा दिल चाहा वैसा नाच लिया। बात इतनी है कि मजा सबको बहुत आया। किसी ने